और बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उनको जिस तरीके से देखरेख कर कर इस शहर में एक नई मिसाल कायम की है, निश्चित रूप से पवित्र जी आपका काम करने का जो तरीका है, जो बच्चों के आगे बढ़ने का तरीका है, निश्चित रूप से आप इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। 1000 गज का या 2000 गज का बंगला बना सकता है, उसमें 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना सकता है, लेकिन मेंटेन करना उसके लिए भारी पड़ता है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उसके लिए पूरा पूल भरना और उसको खाली करना या उसके फिल्टर प्लांट्स चलाना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल। छोटा स्टोर करना होगा, छोटा गार्डन करना होगा, एक बाहर डिसइंफेक्टेड एरिया बनाना होगा, क्योंकि ये कोविड खत्म नहीं होगा। एक डिसइंफेक्टेड एरिया घर में एंट्रेंस पर, एक बड़ा ड्राइंग रूम, ताकि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, और बैक में कहीं भी जहां शांति से आप एक अपना छोटा सा वर्क एट होम के लिए ऑफिस बना सके। तो आप किसी भी परिस्थिति के अंदर 42 भी लागू होने के बाद कोई स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति SC/ST की एग्रीकल्चर लैंड को खरीद ही नहीं सकता है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे वो नीलामी के माध्यम से हो, चाहे वो निश्चित रूप से माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना होगा कि SC/ST में आप किसी भी कंडीशन में देखिए, जहाँ पर उसने बैंक से स्टेट नीलामी में खरीदा तभी वो उसका मालिक न बन पाया, तो ऐसी कोई जिसका लैंड यूज खेती का हो, एग्रीकल्चर हो और SC/ST लैंड है, तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं खरीद सकते। देखिए बायलॉज के हिसाब से ही बनाए, प्रॉपर सेटबैक छोड़े, एक ढंग का आर्किटेक्ट हायर करें, ढंग का बिल्डर या कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देवे, और सारी टर्म्स कंडीशंस पहले ही एग्रीमेंट कर लेवे। किसी रोड के अंदर में नहीं आ रही है ये संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित हो, इस तरह से पूरी संपत्ति में क्लियरिटी, जो टाइटल क्लियर है वो देखना पड़ता है कि खातेदारी गैर खातेदारी भूमि है, इन सबको देखते हैं कि जब फाइल जमा होती है 90A की, जब ITR रिटर्न प्रॉपर नहीं होती या भरी हुई नहीं होती या डिसकंटिन्यूड होती है कि एक रिटर्न भरी फिर अगले साल हमने नहीं भरी और फिर हमने एक भर दी, तो बीच में गैप होता है, तो कई बैंक्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं, या उनकी सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके कोई पुराने लोन्स है वो खराब, सिविल में भी पुराने लोन्स दिख रहे हैं वो खराब है, या प्रॉपर्टी पेपर का कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, जो आप नई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट मिल जाता है, एज फैक्टर और अनेक कई प्रकार है, वो कई रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपका जो हाउसिंग लोन है वो रिजेक्ट होता है। बट क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा, या उसका एक सर्टेन जो कि काम उस टाइम 4 आने में हो सकता था या 20 पैसे में हो सकता था, अब वो करने के बाद में काम कैपिटाइज मतलब आपका एक चीज तो कहना मानना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ कराएं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसकी एक तो लैंड की स्ट्रेंथ चेक कर लें। नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि जितनी भी और साइट्स थी वो कंस्ट्रक्शन उनका साल भर के लिए डिले हो गया, तो ये एक बहुत चिंता का मैटर है। और जिनका इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लोग को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सब खास रिलैक्सेशन नहीं है, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर है कि उनको टाइम पर यूनिट भी नहीं दे पाए, और जो उनका पैसा लगा हुआ है तो वो भी ब्लॉक हो गया। जो NH8 है वो बहुत लकी रहा है हर तरीके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दिल्ली से NH8 स्टार्ट होता है तो गुड़गांव बनस्पत NCR के दूसरे एरिया से, फैजाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, उनके मुकाबले गुड़गांव ज्यादा डेवलप हुआ है, NH8 पर है। और सेम यही स्थिति आज अगर आप जयपुर से जब सिटी एरिया से बाहर निकलना लोग शुरू हुए तो तब वैशाली नगर में लोग कहते थे कि वहाँ क्या बसेगा, बट आज की डेट में अगर आप वैशाली में चले जाए तो लाख रुपया गज में सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट है, और कमर्शियल तो आप भूल ही जाए कि अब आपको कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट टॉक शो के 17वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, और आशा करता हूं कि आप सभी की दीपावली बहुत ही शानदार गई होगी। और आज इस शो में जिस शख्सियत को हम लेकर आए हैं वो किसी पहचान की जरूरत नहीं है, आप श्री भवप्रीत सिंह जी हैं, और आप कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं और काफी वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपने कई इंडियन स्टार्टअप्स और कई सारी कंपनीज को कंसल्ट किया है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते आ रहे हैं, और इंडिया ही नहीं अब्रॉड भी आपने काफी सारी कंपनीज को अपना कंसल्टेंसी देते आ रहे हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैनेजमेंट एंड लीगल डॉक्यूमेंट एंड बिजनेस में आप काफी सालों से हैं। और भवप्रीत जी, आज के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी
बबरी जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी शिक्षा क्या है, आपने किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में जानकारी दें। मैंने अपनी ज्यादातर पढ़ाई अजमेर से करी है, जी। 12th मैंने एस्लम से करी है, फिर उसके बाद मैंने बीकॉम एलएलबी करी एंड मैंने हम्म। काफी शुरुआत से कॉर्पोरेट्स का वर्क करना चालू कर दिया था, इंडियन स्टार्टअप्स कंपनीज, एंड मैंने ज्यादा एजुकेशन के लिए सेल्फ बुक्स के ऊपर रिलाई करा। मुझे पता था कि जितनी जो बुक्स आईआईएम आईआईटी के अंदर पढ़ाई जाती है वही बुक्स अगर हम बाहर पढ़ के खुद शिक्षा ग्रहण करें तो हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। एक चीज है, अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे एजुकेशन के लिए सिखाने के लिए तो आप उतना ही सीख पाओगे, बट अगर आप खुद सीखना चाहोगे लाइफ के अंदर तो आपके लिए पोटेंशियल अनलिमिटेड है, आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो। चूंकि आप कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है, मैं आपसे सबसे पहले आईपीआर के बारे में जानना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो है और वो रियल एस्टेट से किस प्रकार से अलग है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। वो लोग रियल एस्टेट को एज एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस की तरह समझते हैं, जबकि काफी इन डेप्थ इसमें आज की डेट में नॉलेज बढ़ चुकी है। आप थोड़ा आईपीआर के बारे में बताएं। देखो होता क्या है, बेसिकली आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आज हम रोड पे चल रहे हैं, रोड पे हमारा राइट क्या है? कुछ नहीं है, खड़े हैं हम, वहां पे हमारा राइट है, बट आज हमारे घर के ऊपर हमारा राइट है। जो आप प्रॉपर्टी किसी को दिलवाते हो, ऑफिस दिलवाते हो, उस पे उसी का राइट है। घर में सिर्फ उसके अलावा कोई उसका आदमी दूसरा घुस नहीं सकता, क्योंकि उसने उसके लिए पैसा दिया है। ऑफिस के लिए भी सेम यही चीज है। आज चाहे फ्यूचर के अंदर तो उसको सेल भी कर सकता है, अपने घर को, ऑफिस को भी सेल कर सकता है। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो हम माइंड से बनाते हैं। अच्छा, गूगल क्या है, फेसबुक क्या है? आपने क्या कभी फेसबुक को टच करा है, गूगल को टच करा है? नहीं करा। ये हमने सिर्फ एक एक्सपीरियंस करा है, बट किसी के पास तो इसका राइट है ना, जो हमें एक्सपीरियंस दे रहा है, उस एक्सपीरियंस के दम पे उनके सीईओ अर्न कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो उनके ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट्स होते हैं। अब सैमसंग का फोन है, एप्पल का फोन है, एक वीवो का फोन है। आज वीवो का फोन 10-15 हजार में निपट जाता है, वहीं एप्पल के फोन 80,000 रुपए से चालू होते हैं और 1.5 लाख रुपए तक जाते हैं। आपको मैं कमाल की बात बताता हूँ, एप्पल फोन नहीं बनाता कभी भी, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। एप्पल पूरे फोन को आउटसोर्स करता है चाइना के अंदर। फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है और सैमसंग पहले उसके लिए चिप्स बनाया करती थी। अब इसके अंदर होता है कि एप्पल अपने इंटेलेक्चुअल राइट्स क्रिएट करता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, और वह कंपनी को जाके चाइना में दे देता है। बोलता है तुम लोग फोन बनाओ और वो फोन इंडिया में सेल कर देना। वो फोन कंपनी बना के देती है एप्पल को ज्यादा से 15,000 रुपए के अंदर, और वो इंडिया के अंदर फोन बिकता है। और जो ऊपर का पैसा है 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए, वो सीधा एप्पल को अमेरिका में जाता है। तो एप्पल ने क्या करा? एप्पल ने तो इंटेलेक्चुअल राइट्स चाइना में भेज दी अपने। नहीं तो सेलिंग राइट्स भी उसी के पास ही होते हैं या सेलिंग राइट्स को दूसरे को दे देते हैं? सेलिंग राइट्स एप्पल क्या करता है? एप्पल बोलता है सेलिंग राइट्स मैं इंडिया में किसी और एक पर्सन को दे रहा हूँ, उसके अंदर अपना कमीशन एप्पल अलग से रखता है, बट एप्पल का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हाई रहता है। अब देखिए, फोन उसको बनाना नहीं है, फैक्ट्री उसको लगानी नहीं है, लेबर उसको सेटअप करनी नहीं है, फोन कोई और बना रहा है, बिक कर रहा है इंडिया में। अब अमेरिका तो फोन जा ही नहीं रहा है, तो चाइना वाला बना के सीधा इंडिया में सेल कर देता है डीलर को, और एप्पल के पास रॉयल्टी जाती है। तो एक फोन पे एप्पल रॉयल्टी अर्न करता है 50,000 रुपए लेके 70,000 रुपए तक का, मतलब कि वीवो का फोन 10-15,000, 20,000 में निपट जाता है। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से लोग अर्न करते हैं। एंड ये राइट्स क्यों जरूरी, मैं आपको बताता हूँ। ये राइट्स बहुत तेजी से मार्केट के अंदर ग्रो होते हैं। अगर आपके पास इनकी अच्छी प्रोटेक्शन है तो आप इनको लेटर ऑन चीज पे आके सेल कर सकते हैं। एंड ये चीज पहले नहीं थी। आज से अगर आप 500 साल पहले देखें तो था लैंड एज। अगर आपके पास जमीन है, सोना है, तो आप अमीर आदमी हो। उस समय राजा होते थे अमीर आदमी। फिर आया इंडस्ट्रियल एज 100 साल पहले। अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जैसे हेनरी फोर्ड, कारों की इंडस्ट्री है, मशीन्स की इंडस्ट्री है, तो आप एक अमीर आदमी हो। आज से 20 साल पहले आ चुका है इंटेलेक्चुअल एज। अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजोन, तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। आज मुकेश अंबानी को देखिए, मुकेश अंबानी के इतने साल से बिजनेस चल रहे थे, ऑयल्स के, इन सबके, उन्होंने क्यों इस बिजनेस को सेल करके जियो के बिजनेस में आए? उनको पता है फ्यूचर इंटेलेक्चुअल का ही है। नहीं, लेकिन मैं एक चीज इसमें जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे आपने अभी सपोज एप्पल का एग्जांपल दिया, तो क्या एप्पल की तरह कोई डमी कंपनी एप्पल का के तरह का मेक बना के भी तो बेच सकती है? सर यही तो फायदा है। आप राइट समझिए। आप जैसे सर देखिए, अब मेरे घर पे मेरा राइट है, उसकी रजिस्ट्री है, आपने मुझे उस घर की रजिस्ट्री करा के दी। अब राइट किसका हुआ? मेरा हुआ। कोई और तो उसको बेच नहीं सकता, करेगा तो वो इनलीगल है। अगर एप्पल ने उसका रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसके राइट्स ले रखे, एप्पल ने सिर्फ उसके लोगो का ले रखा है, सब कुछ। सर एप्पल ने अपने फोन का A to Z रजिस्ट्रेशन ले रखा है। पेटेंट की फोन कैसे बनेगा, उसका डिजाइन एक्ट बोलते हैं कि फोन का डिजाइन कैसे होगा। वो तो कुछ तो डेवलप करेगा, डिजाइन तो डेवलप करेगा, या वो भी नहीं? कुछ भी नहीं कर सकते सर, आप कुछ भी नहीं कर सकते, डिजाइन से लेके प्रोसेस तक। सर एप्पल के फोन पता है आपको हैंग नहीं होता है। आपने कभी सोचा है रीजन क्या? एप्पल हैंग, सैमसंग हैंग हो रहा है, दुनिया के सारे फोन हैंग हो रहा है, एप्पल को नहीं हैंग होता। एप्पल के अंदर एक चिप आती है, उसका पेटेंट एप्पल के पास है। अब एप्पल की जो स्क्रीन होती है वो रेटिना स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को भी आप कॉपी नहीं कर सकते।
तो एप्पल इसलिए प्रीमियम कमाता है, एप्पल बहुत ज्यादा R&D के अंदर पैसा खर्च करता है, फिर उनको रजिस्टर्ड करता है। एप्पल के पास इस समय 730 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है दुनिया के अंदर। तो और कोई पार्ट्स के होंगे, कोई इसके ट्रेडमार्क तो खाली नाम के ले रखे हैं, जैसे एप्पल कीबोर्ड, एप्पल माउस, एप्पल इंक, इतने नाम के। पेटेंट की तो अलग ही लिस्ट है इनकी। एंड पेटेंट के साथ उन्होंने जो ऑफिस की सीढ़ियां है ना, उस तक के पेटेंट ले रखे हैं कि हमारे ऑफिस की सीढ़ी भी कॉपी नहीं होनी चाहिए। ये इतने आगे तक की सोचता है एप्पल कंपनी। एंड एप्पल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, उसके बाद गूगल आता है। निश्चित तौर पे आपने बहुत शानदार जानकारी दी। अच्छा, एक चीज है, ये ट्रेडमार्क जैसे आजकल रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, मैंने सुना है। ट्रेडमार्क क्या होता है, इसकी कॉस्टिंग कितनी होती है? होता क्या है कि जैसे अभी किसी को नॉलेज नहीं होता तो वो सोचता है शायद बहुत बड़ा खर्चा होगा। जैसे आपने मेरे भी चूंकि कंसल्टेंट आप ही हैं, मेरा भी रजिस्ट्रेशन आपने किया था कंपनी का, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड होता है और लोगों को बताएं कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है और क्या वेरी करता है कि कंपनी के साइज के हिसाब से कॉस्टिंग घटती बढ़ती है? वो थोड़ा सर देखिए, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेड का राइट। आप इसके नाम से पकड़िए, ट्रेडमार्क। ट्रेड का मतलब बिजनेस, मार्क का मतलब कोई मार्क उसके बिजनेस का। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है आपके बिजनेस का राइट। अब इसकी कॉस्टिंग क्या आती है? अगर आप एक इंडिविजुअल है तो 4,500 रुपए इसकी कॉस्टिंग आएगी, गवर्नमेंट फीस। उसके बाद कोई प्रोफेशनल लॉयर आपसे उसके ऊपर चार्ज लेगा। फिर उसके बाद अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप एक LLP है, आप एक पार्टनरशिप फर्म है, तो इसमें 9,000 रुपए आपको गवर्नमेंट फीस जमा करानी है। उसके ऊपर 2-3,000 4,000 रुपए प्रोफेशनल आपसे चार्ज करता है। अब मैं आपको इसके अंदर अच्छी चीज बताता हूँ। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक MSME का सर्टिफिकेट लॉयर से बनवा लीजिए, CA से बनवा लीजिए। उसके बाद आपको जो सब्सिडी है वो मिलेगी 4,500 रुपए की, और सिर्फ आपको 4,500 रुपए गवर्नमेंट फीस जमा करानी है, जबकि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है। काफी लॉयर CA ये चीज बताते नहीं है, ये चीज हमने आपको बताई है जिससे आपको पता रहे। ये कोई प्रोपराइटर वाले भी MSME में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? डेफिनेटली करा सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट देखो, इंडिविजुअल पे ऑलरेडी 4,500 रुपए गवर्नमेंट फीस है। सिर्फ कंपनी बना, जो कंपनी वाले ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, LLP हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, उनके लिए 9,000 रुपए गवर्नमेंट फीस लगेगी। तो वहां पे आपका एडवांटेज मिल जाएगा। एक थोड़ा बात आपके बीच में काट रहा हूँ, जैसे हम लोग दुबई में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, LLP होता है, ये LLP के बारे में थोड़ा सा एक बार बताएं। सर देखो, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके अंदर होते हैं डायरेक्टर्स। अब LLP क्या आता है? हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कोई भी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, उनकी पर्सनल असेट्स तक बिक सकती है अगर बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी है। अब LLP क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। वहां पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। तो पहले प्रोप्राइटर, फिर पार्टनरशिप, फिर LLP, फिर प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको लगता है प्राइवेट लिमिटेड में खर्चे ज्यादा है, कॉम्प्लायंसेस ज्यादा है, मैं इतने पैसे क्यों बियर करूं? तो आप LLP फॉर्म कर लीजिए। एंड जनरली लॉयर्स, CA, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब LLP बनाते हैं, क्योंकि लॉयर्स, डॉक्टर्स, CA, इंजीनियर्स ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते कभी भी, इनको अलाउ नहीं है। नहीं, LLP में आपकी लायबिलिटी कैसे घट जाएगी? सर इसका मतलब ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, आप MC की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर्ड हो जाते हो, आपके खुद के एक पिन इशू होती है, पिन। फिर उसके बाद आपके एक नंबर इशू होता है, वो नंबर को हम पिन बोलते हैं, जिससे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर सकती है कि पार्टनर अगर बिजनेस कर रहा है, लोन ले रहा है, तो कि भागेगा नहीं। जनरली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, हम एक इंडिविजुअल हूँ या पार्टनरशिप फर्म खोल के बैठा हूँ, अब मैं आज लोन लेता हूँ, किसी से पैसा लेता हूँ, तो इजिली मैं इंडिया छोड़ के भाग सकता हूँ, कौन मुझे ट्रस्ट करेगा? अब प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि वहां पे आपका डिन होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और LLP में पिन होती है। इनका हर साल KYC कराना जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट आप पे नजर रखती है कि आप कितना लोन ले रहे हो, आपका बिजनेस कितना रन कर रहा है, कितना प्रॉफिटेबल है, कैसे वर्किंग हो रही है। अगर बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं और आप लोन पे लोन लिए जा रहे हो, तो वहां पे गवर्नमेंट आपको टैप करके रोक सकती है, आपका पासपोर्ट कैंसिल कर सकती है। तो इसलिए LLP में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। एंड उसको इसलिए बनाया जाता है मेनली कि जनरली अगर मैं लॉयर हूँ, डॉक्टर हूँ, CA हूँ, इंजीनियर हूँ, तो वहां पे उनके लिए अलग से बनाया गया प्रोविजन। हम लोग प्राइवेट लिमिटेड में नहीं जा सकते। ओके, तो अच्छा एक चीज है, जैसे छोटी टीम होती है, छोटा बिजनेस होता है, छोटे बिजनेस को अगर हमें बड़ी टीम में फॉर्म करना हो, उसको एक्सपेंड करना हो उसको बड़ी टीम में, और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। छोटी जैसे छोटा बिजनेस है, मैं एक्सपेंशन चाह रहा हूँ, मैं बड़ी टीम बना रहा हूँ, उसको कैसे बड़ा किया जाए और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में। देखो बेसिकली क्या होता है, जब हम एक स्टार्टअप या छोटा बिजनेस चालू करते हैं, होता क्या है, हर आदमी को बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, हर आदमी को ज्यादा पैसा चाहिए। अब बिजनेस छोटा है, हम पैसा ज्यादा नहीं दे सकते, हम शुरुआत में उसको सिखाएंगे, अनस्किल्ड लेबर को लेके आएंगे। अब होता क्या है, हम उसको जैसे ही ट्रेन करते हैं, 6 महीने बाद वो एक बड़ी कंपनी में भाग जाता है। हमारा बिजनेस या स्टार्टअप ना रखे, ट्रेनिंग सेंटर बन जाता है। हाँ, ये हम लोग भी फेस करते हैं, काफी सारे हमारे यहाँ से काफी ट्रेनिंग लेके और काफी ब्रोकर बन गए। तो ये जनरली आप उनसे क्या कराइए, आप उन लोगों से एग्रीमेंट्स कराइए सबसे पहले, फिर उसके बाद उनसे NDA कराइए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, फिर होता है नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट। अब NDA क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी है वो मार्केट के अंदर जाके लीक नहीं कर सकता। कैसे पता पड़ेगी कौन सी इन्फॉर्मेशन दी? वो आप रिटर्न में लिखाइए ना कि ये इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, एंड इस मेल के थ्रू देंगे, हर चीज रिटर्न में करिए। ठीक है, अगर किसी तरह से वायलेट करता है फिर
अब उस पर केस फाइल करिए। एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर आप उसको वायलेट करते हो तो आप पे 10 लाख का मैं केस फाइल कर सकता हूँ। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर लीगल से सबकी फटती है। एक्चुअली हम एग्रीमेंट साइन करवाते नहीं है, जैसे ही लीगल नोटिस लॉयर का उसको जाएगा अपने आप आदमी को पीछे हट जाता है। एंड एक चीज बड़ी जितनी भी एमएनसीज होती है ये हमेशा केस फाइल करते हैं, अगर एम्प्लॉय कोई भी ब्रीच करता है तो उनको पता है एक के ऊपर केस फाइल। एग्रीमेंट कैसे बनता है, क्या रहता है? एग्रीमेंट के लिए आप किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट में पॉइंट आने चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए एंड किन किन चीजों को आपको रिमूव कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगाई तो एम्प्लॉय नहीं आएगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। तो उसके अंदर एनडीए करवाओगे, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए, नॉन कॉम्पिटिंग लिखाओ कि जो बिजनेस तू यहाँ पे कर रहा था मेरे फर्म के अंदर कर रहा था, मेरी सेम कॉम्पिटिंग फर्म के अंदर राजस्थान में तुम वर्क नहीं कर सकते। उसका फायदा बताता हूँ क्या रहता है, उसने जो स्किल आपके बिजनेस के अंदर एक्वायर करी है, अगर वो कॉम्पिटिंग फर्म में नहीं जा पाएगा तो उसकी स्किल बेकार हो गई, तो फिर वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। एंड अगर उसको इंटेंशन होगी कि मुझे इनको धोखा देके छोड़ के भागना है 6 महीने बाद, तो वो एग्रीमेंट साइन ही नहीं करेगा। नहीं, बट जैसे ये तो आपने बताया कि बिजनेस में से एम्प्लॉइज आते हैं, बिजनेस में पार्टनर्स भी आते हैं, पार्टनर्स भी छोड़ के चले जाते हैं, इन चीजों का समाधान क्या है? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है, हमें ना राह चलते किसी को पार्टनर बना लेते हैं। ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसको बना लेता हूँ, ये मेरा अच्छा कजन लग रहा है, मेरी बुआ का बेटा है, मामा का बेटा है, इसकी शादी हो, इसको हटा, दूसरे को बना। तो सर बेसिकली ये चीज चलती नहीं है। एक्चुअली आपके स्किल्स के लिए हायर करते हैं, हम वो चीज नहीं देखते। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अरे यार ये तो मेरा भाई है, इससे क्या एग्रीमेंट करना, एक पन्ने में अपने ऐसे टर्म्स लिख लेते हैं। गलत, आपको हर चीज रिटर्न में करनी है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी। भाई तू क्या काम करेगा, मैं क्या काम करूंगा। जनरली होता है कि पार्टनरशिप में चालू होता है कि तू सेल्स देखेगा, मार्केटिंग में देखूंगा, बाद में मालूम पड़ता है दोनों सेल्स में लग गए। तो ये एक दिक्कत रहती है, रोल्स, लायबिलिटी, ड्यूटीज, टाइम पीरियड क्या रहेगा, कंपनसेशन क्या रहेगा, ये डिटेल में डिसाइड होता ही नहीं है। नहीं, पार्टनर का अगर फंड नहीं लगा हुआ है तो फिर क्या होगा, और फंड लगा हुआ है उसका कुछ, एक तो होता है कि दोनों ने बराबर पैसा लगाया हुआ और एक में ऐसे वर्किंग पार्टनरशिप है, उसमें कैसे करेंगे? सर वो पार्टनरशिप में एडवाइस नहीं करता हूँ, उसके अंदर फिर आप जॉइंट वेंचर के अंदर जाइए। बेसिकली होता क्या सर, जिसका लगता है धन, धंधे में उसी का लगता है मन। ये बात फैक्ट है। आपका जिस पार्टनर का धन है उसी का मन लगेगा, दूसरे का लगेगा नहीं। वो लगेगा भाई सीखो, चलते बनो। तो बेसिकली आपको सामने वाले का धन तो लगाना पड़ेगा अगर आपको उसको बिजनेस के अंदर रोकना है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला मेरे से है ना धन लगाने को रेडी नहीं है, तो उसके इसके अंदर पार्टनरशिप में मत जाओ। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर आप दोनों प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करते हो, बिजनेस के एसेट्स को डिवाइड करते हो, भले ही अगला वाला काम करे या नहीं करे। उसके अंदर आप जॉइंट वेंचर के अंदर जा सकते हो। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर बहुत सारी कंपनीज करती है, जैसे हीरो और होंडा ने इंडिया के अंदर कर रखा था। जैसे आपको विस्तारा एयरलाइंस का पता होगा, विस्तारा एयरलाइंस टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच जॉइंट वेंचर है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी जॉइंट वेंचर करती है, उसके अंदर दोनों कंपनी अपने अपने स्किल्स को लेके आती है और एक नई कंपनी फॉर्म कर लेती है। नहीं, चलिए ठीक है। एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, अभी इससे पहले जस्ट अपना पार्टनर से पहले बात हो रही थी एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज से हमने बॉन्ड भरवा लिया, या बॉन्ड भी नहीं भराया, उससे हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि वो छोड़कर सिमिलर कंपनी में नहीं जाएगा, हमारे कंपटीटर के पास नहीं जाएगा, और विद इन स्टेट तो कम से कम उसमें काम नहीं करेगा। इन कंडीशन वो ब्रीच कर देता है और वो कहता है कि ठीक है आपको जो करना हो कर लो। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम उसको रियल में कुछ पनिश कर सकते हैं? डेफिनेटली आप उस पर पेनल्टी इंपोज कर सकते हो। हमेशा एग्रीमेंट के अंदर एक अमाउंट लिखवा लेना कि आप पे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की पेनल्टी में आपको भरनी पड़ेगी अगर आप ब्रीच करते हो तो जिससे आप कोर्ट में केस भी फाइल करो तो अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। चलो ये चीज तो हो गई ओनर के फेवर की। लेकिन कई बार अगले को, सामने वाले को कुछ ज्यादा अपना फ्यूचर सिक्योर दूसरी जगह दिखता है, वो वहां जाना ही चाहता है, और चूंकि अब सीखा हुआ वही काम है और उसी से उसको अपना परिवार पालना है, तो वो उस कंडीशन से कैसे बच सकता है? वो अमाउंट पे कर दे, जितना हमारे एग्रीमेंट के अंदर अमाउंट लिखा हुआ है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, वो हमें पे करो। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी को काम सिखा रहे हैं तो हम भी अपना टाइम दे रहे हैं। वी आर बेसिकली नॉट अ टीचर हियर, हम उसको धंधा करना सिखा रहे हैं, हमें यहाँ उसको धंधा सिखाने के लिए फीस नहीं ले रहे उससे। तो बेसिकली अगर वो ब्रीच करता है, जाना चाहता है, तो ठीक है, बस ये अमाउंट हमें इतना पे कर दो और आप जाने के लिए रेडी हो। बॉम्बे की सारी फर्म, दिल्ली के अंदर ये बहुत कॉमन है। अगर आपको जाना है, आपको बड़ा ऑफर आ रहा है, आपको दिखता है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो ठीक है आप जाइए, इतना अमाउंट पे कर दो। वो बॉन्ड का अमाउंट पे कर दो। अमाउंट का अमाउंट हमारा भी जो नुकसान हुआ मतलब उसको पे करना ही होगा, पे करना ही होगा डेफिनेटली। बट आप छोड़ सकते हो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसने मेरे यहाँ काफी एफर्ट्स करे, मेहनत करी, अच्छा रिटर्न दिया, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इससे बॉन्ड का अमाउंट लूं। ये वन साइडेड ही होता है, कल को ओनर निकाल दे। यस, अगर देखो एक चीज होता है इसके अंदर, ओनर क्यों निकालेगा किसी एम्प्लॉय को जब वो नॉन वर्किंग करता है। अब ये केसेस भी बहुत सारे होते हैं। एक मेरा क्लाइंट था, वो दुबई गया था जॉब करने बैंक के अंदर, और वहां पे उसने बॉन्ड साइन कर रखा था।
अब बेसिकली क्या हुआ, जैसे काम करने बंद कर दिए। बेसिकली सेम उसने यही कहा बॉन्ड के बाद कि उसने काम करना बंद कर दिया। उसे बोला चलो यार बॉन्ड है, मैं छोड़ के जाऊंगा तो ये मेरे से 5 लाख 10 लाख मांगेंगे, अब मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं बैठ गया, जितना गाना करवा लो। उस केस का भी एक सोल्यूशन है, उसमें बोलते हैं उसको एबीसी टेस्टिंग एग्रीमेंट। उसके अंदर उसकी क्वालिटी, उसका टाइम परफॉर्मेंस, ये सब भरवाते हैं। तो अगर आप ये सब भी फुलफिल नहीं करोगे ना तो ये ब्रीच माना जाएगा इस एग्रीमेंट का। ये तो ये हर चीज के रास्ते हैं लीगल के अंदर। नहीं ठीक है, ये मतलब सारे रास्ते सिर्फ ओनर के लिए या एम्प्लॉय के लिए भी रास्ते हैं? सर एम्प्लॉय के लिए कोई रास्ता नहीं है। बेसिकली क्या है, एम्प्लॉय को लगता है कि यार बॉन्ड का पैसा मैं नहीं दे सकता, तो उसको मना कर देना चाहिए साफ साफ। तो बेसिकली एक आप बिजनेस ओनर हो, आज आप एक रियल एस्टेट की इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो बॉस, आपने अपने इस इंडस्ट्री को 20 साल दिए, इतनी सारी आपने डील्स करी, मार्केट में एक रेपुटेशन बिल्ड करी है, उसके बाद आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, वो आपको छोड़ के चले जाए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं ये बात तो खैर फैक्ट है। एंड उसकी एक होता है कि चलो ठीक है हमें कुछ नीड आ गई, नेसेसरी आ गई, छोड़ के जा रहे हैं, बट उसकी इंटेंशन शुरुआत से रही कि सामने वाली कंपनी में जाना था मुझे शुरुआत से, तो बस इनके यहाँ मुझे लर्निंग लेनी थी। एलएलपी में कैसे ब्रेक होगा? तो ब्रेक हो जाता है तो कोई सपोज एक पार्टनर कहता है मैं नहीं आता, या दूसरा पार्टनर पहले पार्टनर को हटाना चाहिए, एग्रीमेंट होता है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि लेट सपोज आप दोनों पार्टनर बन गए, अब दो पार्टनर 50-50% प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब बेसिकली दिक्कत क्या आती है, एक पार्टनर ने रिजाइन कर दिया, बोला मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी, बट वो कंपनी के फर्म के शेयर्स लेके बैठा हुआ है 50%। तो आप सोचिए, अब 5 साल 10 साल तो कंपनी आप चलाओगे, शेयर्स उसके पास है, काम वो करेगा नहीं, लायबिलिटी से मुक्त हो गया, बट राइट्स लेके बैठा है। उस केस में क्या हो, वेस्टिंग एग्रीमेंट साइन करा। उसके अंदर क्या होता है, अगर मेरा पार्टनर 5 साल 10 साल से पहले फर्म को छोड़ के जाता है तो उसके शेयर्स आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे, या उसको आपको ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे एक प्री डिसाइडेड प्राइस के ऊपर। ये तो अभी की स्थिति है, किसी की पहले से चलती आ रही है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर वेस्टिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये सारे क्लिफ पीरियड नहीं डले हुए, तो उसके अंदर फिर आपको डिस्प्यूट केस फाइल करना पड़ेगा, या तो उस कंपनी को शट डाउन करो, नई कंपनी फॉर्म करो। तो ये होता क्या, बेसिकली हम कंसल्टेंट की राय लेते नहीं है, चीजों को पूछते नहीं है, शुरुआत में क्लियर नहीं करते, बाद में बिजनेस में बहुत सारे इशू क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब भव्य जी एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हर बैंक के, हर कंपनी के, हर किसी के अपना एक बिजनेस डेटा होता है, जिस डेटा के ऊपर वर्किंग करता है उसके एम्प्लॉइज होते हैं, उसके सब लोग होते हैं। इस बिजनेस डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और मतलब इस पहले तो आप इसका बताएं कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसका क्या फायदा है? देखो बेसिकली इसी सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आज हमसे। डेटा ही है जिस पे आज पूरी वर्ल्ड चल रही है। जियो किस पे चल रहा है? डेटा पे। अमेजॉन, गूगल, सबके पास डेटा है सर। इवन आपके पास भी अजमेर शहर का डेटा होगा कि कौन कितने की हैसियत रखता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, या आपके लिए रियल एक असेट्स है, क्योंकि आपको पता है कि किसको मुझे कहाँ प्रॉपर्टी बेचनी, किसकी क्या हैसियत है, किस पे कहाँ डिमांड का है। अब सोचिए कोई एम्प्लॉय आपके ऑफिस से डेटा चोरी करके ले जाए सारा, उसके लिए कितना इजी हो जाएगा, और सामने वाली फर्म को और बेच के आ जाए तो उसके लिए तो बहुत इजी हो गया सामने वाली फर्म के लिए। आपके डेटा पे वो लोग खेल रहे हैं। अब मेरी कंपनी के अंदर भी है सर, आज मेरी कंपनी के अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोगों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। अभी तो काफी सारे लोग जो आउट ऑफ राजस्थान से हैं उनको हम वर्चुअली मैनेज कर रहे हैं। तो हमने हमारे ऑफिस में एक सर्वर सेटअप कर रखा है जिसके हर एम्प्लॉय के पास एक्सेस है, बट डेटा उनके लैपटॉप में कभी ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ वो ऐसा स्क्रीन की तरह उनके डेटा उनमें चलेगा जिसपे वो एडिटिंग एंड डिलीशन कर सकते हैं, क्लाइंट का वर्क कर सकते हैं, बट स्टोरेज हमारे सर्वर पे ही रहेगी। और उसके बाद ये मेल करे कहीं तो है, वो कहीं को मेल करे तो जैसे ही मेल, पहली बात तो जीमेल उनके लैपटॉप में खुलेगा ही नहीं, और लैपटॉप में आपको सोच रहे होंगे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, वो भी हमने ब्लॉक कर रखे हैं। सिर्फ हमारे कंपनी का मेल खुलेगा जो हमने अलग से बना रखा है, और उस पर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है। अगर वो डिलीट भी कर देंगे तो हम लॉग में जाके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये मेरा एक सिस्टम है, आईपैड है एप्पल का, जिसके ऊपर उस सर्वर की एक्सेस और है। अगर मैं लेट सपोज यहाँ बैठा हुआ हूँ तो आज मैं सर्वर में देख सकता हूँ कि कौन स्क्रीन पे किसका क्या वर्क चल रहा है एट रियल टाइम, जिससे मुझे पता रहेगा कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली आप हर समय ऑफिस में नहीं रह सकते। मुकेश अंबानी, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स कैसे ऑफिस में बैठेंगे? आज ओयो का मालिक है, ओला का मालिक है, पेटीएम का मालिक है, जोमैटो का मालिक है, कोई बैठ नहीं सकता। इनकी कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है, इनको डील्स करनी होती है, और इनके जो नीचे वाले बड़े सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, वो इसके थ्रू कंट्रोल करते हैं अपने डेटा को, अपने एम्प्लॉयज को। तो हर चीज का हमें टैब रहता है, कितने ऑन टाइम स्क्रीन रही मेरे एम्प्लॉय की, मुझे आज ये भी पता है कि वो 8 घंटे उसकी स्क्रीन ऑन रही। रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मतलब पुराना जैसे सर हम लॉग्स देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो लॉग्स होता है कि मतलब उसका काम क्या क्या हुआ, उसने ये फाइल खोली, फिर ये फाइल खोली, फिर ये फाइल। ओके, पंचिंग देख सकते हैं। हाँ, पंचिंग हम देख सकते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है। एंड डेटा इसलिए जरूरी है कि सर एक बार डेटा लीक हुआ तो बस क्लाइंट खत्म। आज हम कई स्टार्टअप्स की डील करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके एग्रीमेंट्स करते हैं। और आपको तो पता ही है रियल एस्टेट के अंदर अगर हम किसी के एग्रीमेंट्स के बता दें कि ये प्रॉपर्टी इतने में बिकी है तो अगले वाले को बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे ही हमारे साथ है कि हम अपने क्लाइंट्स का जो अमाउंट डिस्क्लोजर है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा कॉम्पिटिटर से। तो कॉम्पिटिटर उनकी स्ट्रेटेजी समझ जाएगा। आज जैसे राफेल डील थी, अब राहुल गांधी जी कह रहे थे कि राफेल डील का प्राइस पब्लिक करो, पब्लिक करो, पब्लिक करो। अब मोदी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही थी? करने में तो 2 मिनट लगते हैं। अब उनको पता है जैसे इस प्राइस को पब्लिक करा जाएगा
अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर जगह समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कौन सा जेट उठाया, क्योंकि राफेल के अंदर भी बहुत सारी चीज आती है, कौन से इन्होंने मिसाइल लिए, इक्विपमेंट लिए, चाइनीज तक को मालूम पड़ जाएगा चाइना गवर्नमेंट को कि अच्छा इतने प्राइस में लिया था, मतलब ये पावर इनके पास राफेल के अंदर है। तो इसलिए डेटा का प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। नहीं खैर, ये तो इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? मतलब एक तो आपने ये बता ही दिया, और इसके अलावा मतलब भी कोई सपोज किसी कारण से कोई डेटा आपका इधर से उधर कर देता, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? सर उसको बोलते हैं डेटा ब्रीच। कोई अभी सपोज स्क्रीन पे चल रहा है, उसने अपना कैमरा से क्लिक कर लिया, ऑब्वियसली पॉसिबल है, तो आप हर चीज को तो नहीं रोक सकते। हाँ ऑब्वियसली। और किसी तरीके से सपोज वो आउट कर गया, ले गया, आप उसको कैसे रोकोगे? सर देखो, अगर उसने आउट करा है, वो ले गया है डेटा को, तो सबसे पहले आप उस पर केस फाइल करिए, जिससे उसने जिस कंपनी को भेजा, जहां पे बेचा है, इसके अंदर आप उसका अरेस्ट भी करा सकते हो, पुलिस में एफआईआर भी कटवा सकते हो, क्योंकि एक मोस्ट कंपनी का वैल्यूएबल डेटा गया है, जिससे आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसने एग्रीमेंट को ब्रीच करा है। उस डेटा की वैल्यूएशन कैसे निकलेगी कि हाँ हमारा सब इतने रुपए का नुकसान हुआ? सर डेटा की वैल्यूएशन कंपनी के वैल्यूएशन से निकाली जाती है। जियो की वैल्यूएशन क्या है? आज जियो कह रहे हैं कि 100 बिलियन क्रॉस कर गया, इतनी बड़ी कंपनी बन गई, उसकी वैल्यूएशन कैसे ली जा रही है? उसकी वैल्यूएशन यूजर से ली जाती है। आज फेसबुक का एक यूजर की वैल्यू 100 रुपए होती है। मैं आपको समझाता हूँ उसको निकाला कैसे जाता है। एमबीए इन फाइनेंस बैठते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठते हैं, सीएफए बैठते हैं, वो क्या करते हैं, एक यूजर की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स सपोज मैंने फेसबुक चालू करा 2011 के अंदर, तो 10 साल तक मेरी वैल्यू निकालेंगे कि मैं फेसबुक को कितना कमा के दूंगा 10 साल तक। जनरली अगर फेसबुक देखता है मैं उसको 100 रुपए कमा के दे रहा हूँ, आपको 100 रुपए बड़ा छोटा अमाउंट लग रहा होगा, अब इसको 2 बिलियन से मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि फेसबुक के पास इस समय 2 बिलियन यूजर्स है। तो ऐसे वैल्यूएशन निकालते हैं। जैसे एयरटेल को पता है कि एक बंदा 5 साल तक एयरटेल कंपनी से जुड़ा रहेगा एंड 400 रुपए का हर महीने रिचार्ज कराता है, तो उसके हिसाब से एयरटेल अपने एम्प्लॉइज की कंपनी की वैल्यूएशन निकालता है, डेटा की वैल्यूएशन निकालता है। सेम विद जियो कि कस्टमर मेरे से 10 से 15 साल तक जुड़ा रहेगा, 20 साल तक हमारे साथ चलता रहेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है, हम आईटीआर से निकालते हैं कि इसकी पर मंथ इनकम ये थी और एक ह्यूमन की लाइफ होती है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। और अच्छा एक चीज आप बताएं, ये अपना ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट का क्या चीज है? ये थोड़ा सा आप एक बार लोगों को बताएं। सर देखो बेसिकली होता क्या है बिजनेस के अंदर, हम ऑडिट कराते हैं अकाउंट्स की, आपने सुना होगा सीए करता है, बट ये ऑडिट्स भी होती है रिस्क मैनेजमेंट की, ये सीए, लॉयर्स, अटॉर्नीज ये सब करते हैं एंड कंसल्टेंट वो आके देखते हैं। अब इसके अंदर होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 2 तरह की ऑडिट्स होती है। अब आपका बिजनेस बहुत, एक्चुअली आप बिजनेस कर रहे हो, अब बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्क आ सकती है, तो ये आपको बताएगा एमबीए इन फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं, वो आपके रिस्क को एनालिसिस करते हैं कि सर ये जिस कंपनी से आप डीलिंग कर रहे हो ना, बहुत सारी कंपनीज का ऑलरेडी फ्रॉड कर चुके हैं, उनका पैसा लेके भाग चुके हैं, तो उससे आपको बता देगा कि सर इस कंपनी के साथ ज्यादा क्रेडिट लाइन में मत जाना, जाओगे तो कंपनी डूब सकती है, क्योंकि आपका पैसा अटका नहीं, आपका बिजनेस अटक जाएगा। फिर आता है अटॉर्नीज और लॉयर्स, वो बताते हैं कि सर आपने जो एग्रीमेंट्स कर रखे ना इन कंपनी से ऑलरेडी, इनमें बहुत बड़ी रिस्क है, ये ऐसे ऐसे पॉइंट है जिनमें आपकी कंपनी डूब सकती है और आपका पेमेंट लेके भाग सकते हैं, या इन कंपनी की लीगल स्टेटस या लीगलिटी अच्छी चल नहीं रही है, तो वहां पे वो आपकी कंपनी की पूरी ऑडिट करते हैं, आपको बताते हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसे एक स्टार्टअप को जानता हूँ जिसने एक कोर्स बेचा था एंड एक लाइफ टाइम मेंबरशिप बेची थी लोगों को। उसे जब बेची तब उसको शुरुआत में तो मजा आ रहा था, बाद में मालूम पड़ा कि भैया इसमें तो बहुत सारे लीगल इश्यूज आ गए। कैसे? जैसे वन टाइम आपने किसी से पैसा लिया, लाइफ टाइम आपने उसको मेंबरशिप दी, अब लाइफ टाइम कैसे झेलोगे अगले वाले को, और लाइफ टाइम तक कैसे किसी को सर्विस दे सकते हो? सेल्स के टाइम पे तो आपने कर दिया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर। वो कई कंपनीज कहती है हम लोग लाइफ टाइम दे रहे हैं, 10 साल लिखा रहता है, लेकिन वो कहते हैं लाइफ टाइम। सर 100 साल लिख देते हैं, 10 साल लिख देते हैं, ये तक लिख देते हैं कि हम ये सर्विस देंगे, बट एनिमल्स के लीगल कॉन्सेप्ट्स कितने क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि सेल्स वाला तो बोल के आ जाएगा, लिख के आ जाएगा, लेकिन मैनेजर भी लिख देता सेल्स निकालने के चक्कर में, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर सकती है। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि बिजनेस की आप ऑडिट कराओ कि मेरे को कितनी लायबिलिटी आ सकती है, कहाँ मुझे अनलिमिटेड नहीं रखना चाहिए, ये सर्विस को उस पर क्लियर करना चाहिए कि भाई ये सर्विस आप हमसे ले रहे हो, तो उसका एक डिस्क्लेमर बना दो वहाँ पे। जैसे आपने कभी वेबसाइट पे गए होंगे तो वो लिखते हैं कि हम कुकीज लेते हैं, डू यू एक्सेप्ट कुकीज और नॉट, टर्म्स एंड कंडीशन हमसे वेबसाइट पे एक्सेप्ट कराई जाती है जगह जगह, वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पर, क्योंकि ये चीज आपने नहीं करी, कल को फ्यूचर में रिस्क अराइज हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, तो आप उसको कैसे झेलोगे? इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑडिट की श्रेणी में कौन से आते हैं? सर ये ऑडिट ही होते हैं, मतलब एक्चुअली क्या होता है ऑडिट का मतलब चेक करना, जो काम ऑलरेडी नहीं, ये कौन मतलब किसकी लायबिलिटी बनती है कि उसको ऑडिट करानी जरूरी है? कोई सर एक्चुअली इसमें किसी की लायबिलिटी देखो 2 चीज होती है, एक तो होता है वो करता है सीए, वो गवर्नमेंट से कंपलसरी कि आपको ऑडिट, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऑडिट करो, फिर ही आपके अकाउंट सबमिट होंगे कि आपने टैक्स में फ्रॉड तो नहीं करा। अब ये बिजनेस ऑडिट अलग चीज होती है, ये भी सीए ही करते हैं। अगर फाइनेंस के अंदर देखना हो और लीगल सेक्टर में देखना हो तो लॉयर्स करते हैं।
अब इसके अंदर देखा जाए, ऑडिट का मतलब बेसिकली होता है कि चेक करना, जो काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसको चेक करना, गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, अभी मैं आपसे 3 स्टेप में पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये हो गई, ड्यू डिलिजेंस क्या होगा? ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है सर, क्या उस वर्क को करते हुए जो हम एक साधारण वे में करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, वो उस पर दिया गया या नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी करने के लिए हमने उस वर्क को कर दिया, उसको हमने प्रॉपर तरीके से करा है या नहीं करा है। जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स निकालने के लिए हमने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा लिया, बस हमें करना था वो काम, तो उसमें वो ड्यू डिलिजेंस दिया गया है नहीं दिया गया, इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं। कौन चेक करेगा? ये सर सीए भी चेक करते हैं, लॉयर्स भी चेक करते हैं, एमबीए इन मार्केटिंग नहीं, ये सेल्फ लायबिलिटी लेते हुए हम लोग ही चेक कराते हैं या सर ये आप लोग ही चेक करवाते हो, क्योंकि आपको पता है अगर मैं 100 करोड़ का 500 करोड़ का बिजनेस रन कर रहे हो, कल के 50 करोड़ की लायबिलिटी आ गई, इतना अगर 500 करोड़ का बिजनेस है, इसका ये मतलब नहीं 500 करोड़ कैश पड़ा होगा बैंक अकाउंट में आपके पास, ये हमारी एसेट्स की वैल्यूएशन होती है, सब कुछ होता है, तो लायबिलिटी आप कैसे पे करोगे? तो कितनी लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, कितना कैश रिजर्व आपको रख के चलना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके अंडर 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब 100 एम्प्लॉयज को आप सैलरी दे रहे हो 20,000 रुपए महीना, तो कितना हो गया 20 लाख रुपए महीना। अब आपको 6 महीने की सैलरी उनकी लेके चलनी चाहिए एक ऐसे बैंक अकाउंट में अलग, जो अलग पड़ी हुई है। हो सकता है कभी बिजनेस में सेल्स ना है, सैलरी तो मना नहीं कर सकते, कोरोना टाइम है, कुछ भी है, कुछ भी टाइम है, कोरोना का टाइम है, एम्प्लॉयज को आप सैलरी कैसे मना करोगे? बेसिकली या तो आप निकालोगे सैलरी, और अगर आप सैलरी मना करते हो तो एम्प्लॉय खुद छोड़ के जाएगा, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। किंगफिशर में क्या हुआ, जेट एयरवेज में क्या हुआ, उनके पास पैसा ही नहीं था देने के लिए, रिजर्व नहीं था, तो उसकी वजह से उनको एम्प्लॉयज के लिए हमेशा आपको रिजर्व अलग से 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का निकालना जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज आपकी कंपनी का एसेट्स है, आपने उनको ट्रेनिंग दी है, इतने टाइम से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एकदम से आप निकाल दोगे, फिर नए लोगों को लेके आओगे तो कैसे मैनेज करोगे? तो अगर देखा जाए तो रिस्क मैनेजमेंट ही हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, प्रॉपर आपका रिस्क मैनेजमेंट है, यानी ये कैश कितना रखना है, लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे रखने हैं, क्योंकि आपके टर्म्स ही ऐसे हुए जिसमें लायबिलिटी आपके ऊपर डबल आ सकती है, तो उसमें भी हमें बताना पड़ेगा भाई डबल पैसा रखो आप। तो ये श्योरिटी देनी होती है हमारे को कि हमने ऐसा कुछ कर रखा है। हाँ, ये आपको हमें डिटेल्स देनी पड़ती है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद हम आपको कंसल्ट करके समझाते हैं कि सर आपने जो एग्रीमेंट करा ना 100 करोड़ का, इसमें साफ साफ लिखा हो ब्रीच करते 300 करोड़ आपको देने हैं, तो हम आपको बोलेंगे 300 करोड़ अलग रख दो भैया, जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती। इससे अगर कल कोई लॉस आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो 300 करोड़ आपके पास रहे, कंपनी को इंसॉल्वेंट ना होना पड़े। जैसे जेट एयरवेज हो गया, बीएसएनएल की हालत खराब चल रही है, किंगफिशर, नीरव मोदी कैसे मारे, हर्षद मेहता के साथ सर क्या हुआ, अगर आप इजाजत है तो बताइए। काफी लोग जानना भी चाहेंगे। देखो हर्षद मेहता क्या था, 14 दिन के लिए बैंक से बीआर में पैसा उठा के लाता था, वो शेयर मार्केट में अपना पैसा रोटेट करता था। अब बैंक में रखूंगा तो 2, 4, 5, 6% ब्याज देगा बैंक मेरे को, शेयर मार्केट उसको उन्हीं 500 करोड़ पे 20 से 25% का रिटर्न निकाल लेता था। और अब उसको समझ में आ गया खेला, वो एक बैंक से लेता, फिर ठीक है दूसरे बैंक में चुकाता और तीसरे से लेता, ऐसे करके उसने रोटेशन घुमा रखा 10-15 बैंकों के अंदर। जिस दिन वो रोटेशन टूटा उस दिन हर्षद मेहता गेम खत्म हो गया, अब मार्केट पूरा टूट के नीचे आ गया। वो गेम चल रहा था पैसों के रोटेशन का, तो अगर किसी ने उसने अच्छे रिस्क कंसल्टेंट से राय ली होती तो वो उसको बताता कि सर आप पहले इतना पैसा बैंक में रख के रखो जब रोटेशन शेयर मार्केट में घुमा रहे हो, कि जिससे किसी दिन पैसा नहीं आए या फ्लो टूटा तो वहां से पैसा निकाल कर शेयर मार्केट में डालोगे, बच सकते हो। कहने का मतलब आपका ये कि रिजर्व होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना एक रिजर्व जरूर रखें, नहीं तो किसी भी बुरी कंडीशन में आके आपको बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है, आपके ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी बन सकती है। अच्छा, एक चीज बताएं, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो ढेर सारा अपनी जेब में पैसा लेके आता है, रिजर्व भी रखेगा, बिजनेस में भी लगाएगा, सब कुछ करेगा, क्रेडिट भी देगा, तो उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। फंड्स कहाँ से लाए जाए बिजनेस में? सर देखो फंडिंग के बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले लो, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जब अपने कोर्सेज मार्केट के अंदर लेके आए तब उन्होंने 3 महीने पहले ही कोर्स की बुकिंग चालू कर दी, 90% एडवांस पेमेंट उठाया। उसके बाद वो 2 साल का कोर्स देते हैं, तो 2 साल के कोर्स का उन्होंने पूरा एडवांस पेमेंट उठाया। उसके बाद उन्होंने EMI ऑप्शंस भी निकाले, तो 2 साल तक पढ़ाने का पैसा वो एडवांस ले चुका था पहले। उसके ऊपर GST भी उन्होंने लिया होगा। अब उन्होंने बाद में क्या करा कि बोला कि GST जो मैंने लिया है वो तो मैंने एडवांस मनी पे लिया है, कोर्स की डिलीवरी तो वही नहीं है, तो GST में गवर्नमेंट को कैसे दे दो, तो इतना एडवांस मनी उन्होंने उठा लिया। तो इसको बोलते हैं कस्टमर पे आपकी रॉयल्टी अच्छी है मार्केट में, तो आप एडवांस पेमेंट ले सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, हाँ बोलिए। फिर उसके बाद ट्राई करिए कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ या LLP बनाओ, क्योंकि जनरली जब बैंक में आपकी फाइल जाती है
तो बैंक वाले हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वाले को या एलएलपी वाले को लोन देना प्रेफर करते हैं। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। कई बार आपको सीए एडवाइस करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड बना लो, एलएलपी बना लो, आपको लगता है 15-20 हजार रुपए का मैं खर्चा कर रहा हूँ, नहीं, आपको उससे लोन मिलने में इजी रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो क्रेडिबिलिटी दिखा सकते हो, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो वहां से आप फंडिंग ले सकते हो लोन के थ्रू, आप एक इन्वेस्टर ला सकते हो, आप एक हिडन पार्टनर ला सकते हो, आप एक इन्वेस्टिंग पार्टनर ला सकते हो, तो यहाँ से आप फंड्स रेज कर सकते हो बिजनेस के लिए। नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था एक चीज। जैसे आपने ये फंड की तो बता दी, और जैसे कई बार बिजनेस में हम लोग फ्रेंचाइजी भी क्रिएट करते हैं, वो कैसे क्रिएट हो? तो हम काफी सारे क्लाइंट्स के लिए इस समय उनके फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जनरली होता क्या है कि फ्रेंचाइजी हो, अब एक्चुअली आपको ना बहुत सारे सिटीज में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, और उन सिटीज में बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए आपको या तो वहाँ पे हायरिंग करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज्यादा लेबर बिठानी पड़ेगी। अब जनरली होता क्या है उसके अंदर, अगर आप हायरिंग करोगे, वहां पे लोग बिठाओगे, तो वहां पे आप कैसे ध्यान रखोगे, कंट्रोल करोगे, तो सारा पैसा कैसे लोगे? उससे बेटर ऑप्शन होता है आईपीआर बनाओ, अपने बिजनेस का आईपीआर बनाओ, ट्रेडमार्क लो, कॉपीराइट लो, प्रोसेस का भी पूरा आईपीआर प्रोटेक्शन लो कि भाई ये मेरा बिजनेस का प्रोसेस है। उसके बाद आप मार्केट में जाओ, अगले वाले को बताओ कि देखो मैंने ऐसे बिजनेस को प्रॉफिटेबल करा, पूरा प्रोसेस, ट्रेडमार्क सब मैं आपको राइट्स दूंगा, आपको इतनी रॉयल्टी मेरे को देनी, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, और हम पूरा बिजनेस आपको सेटअप करके देंगे। तो उस बिजनेस का ओनर कौन हो गया वहां पे? वो खुद हो गया, वो एंटरप्रेन्योर बन गया आपके लिए। अब वो वहां पे बैठा बैठा वर्क कर रहा है, आपके बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, सबवे, ये कैसे काम कर रहे हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब ये आईपीआर का वर्क कराओ, प्रोसेस का वर्क कराओ, ट्रेड सीक्रेट का वर्क कराओ, तब इसको बिल्कुल अच्छे से कराना। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत रखना। काफी सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि पैसा बचा ले, हम उनको साफ मना कर देते हैं कि हम आपके लिए वर्क नहीं करेंगे, तो हमें अल्टीमेटली पता है आप लोग फेलियर की तरफ जा रहे हो। पिज्जा हट ने पिछले साल 500 फ्रेंचाइजी बंद करी। पिज्जा हट का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से। इतनी बड़ी कंपनी है, आज फेल क्यों हो रही है? प्रोसेस वेल डिफाइंड नहीं है, नेगोशिएट कर लेते हैं हर चीज के ऊपर। प्रोसेस डोमिनोज का बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड है, मैकडॉनल्ड्स का बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड है, उसी के हिसाब से वर्क चलता है, तो वो फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल है। अच्छा, एक बार आपका मोबाइल नंबर आप जरूर बोलें, कुछ कस्टमर्स के एक मैसेज आए हुए हैं कि आपका मोबाइल नंबर आप एक बार रिपीट मेरा कर दें। मोबाइल नंबर है, कंपनी का मैं आपको दे रहा हूँ, फर्म का, प्राइवेट में आपको दे नहीं सकता एक्चुअली, है ना, 876-400-1181। वापस बोले। 876-400-1181। जी, ठीक है। अच्छा बपली जी, एक चीज बताएं, किसी भी कंपनी के साथ डील करते वक्त हम क्या ध्यान रखें, किन किन चीजों का ध्यान रखें? कई बार आप जब भी किसी कंपनी के साथ, बिजनेस के साथ डील कर रहे हो ना, हम जनरली क्या करते हैं, ओरल एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, हैंडशेक पे एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। हाँ, नॉर्मली बिजनेस पिटने के पीछे क्या होता है कि 100 बोला और एक लिखा, जिसको सिस्टम बोलते हैं। हाँ, बताइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से। तो सर, लिखित में चीज ही प्रूफ कर सकते हो, बोला हुआ कैसे प्रूफ करोगे? चलते फिरते तो हम 100 चीजें बोल देते हैं, दिन भर तो हम क्या क्या बोलते रहे, दिन भर तो हम ये बोल देते हैं कि अपनी वाइफ को कि आज से को चांद दिला के ले आता हूँ। तो उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए सर? हर चीज लिखत में लेता हूँ। मेरे पास कोई कंपनी आती है, अगर ऑफर देने के लिए हमारे साथ किसी के साथ डीलिंग होती है, तो मैं हर चीज को रिटर्न में लेता हूँ, क्योंकि बाद में डिफॉल्ट हो, वो अपनी बात से मुखर जाए, तो मैं कह सकता हूँ भाई मैंने लिख के नहीं, बाद में क्या स्थिति आएंगी हमें कैसे पता पड़े? या तो कोई कॉमन फॉर्मेट होता हो, कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं, या आप किसी कंसल्टेंट की राय ले सकते हैं कि मैं इस कंपनी के साथ ये डीलिंग कर रहा हूँ, इनके साथ पार्टनरशिप में जा रहा हूँ, या इनसे सर्विसेज ले रहा हूँ, तो इनसे क्या क्या पॉइंट्स में लिखवाऊँ। एंड एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना किसी कोरे पन्ने पे लिखवा के ले आओ, या तो कंपनी के लेटर हेड पे कंपनी की सील लगवा के, ऑफिसर के साइन लगवा। म्यूचुअल होगा या सामने वाले से? सामने वाला आपको लिख के देगा, म्यूचुअल नहीं होता ये, सामने वाला आपको लिख के देता है। उनको बता दो कि ये टर्म्स मुझे जो आप सर्विसेज बता रहे हो ना, ये बोलते हो तो बहुत चीजें बोलते हैं कि हम, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो बिजनेस का, तो हम आपको इतनी सेल्स देंगे, लीड्स देंगे, तब रेवेन्यू करोगे, या अगर आप हमसे सर्विस ले रहे हो तो इतने आपको बिजनेस आएगा, या आप हमसे कार ले रहे हो तो ये कार में इतने 2 साल तक कुछ नहीं होगा, 10 साल तक कुछ नहीं होगा, ऐसी सर्विस देंगे, 100 बातें बोलते हैं। बट जब देने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो सेल्स के टाइम पे तो आदमी कुछ भी बोल देता है, उससे बोलो कंपनी के लेटर हेड पे लिख के दे कि जो चीजें बोल रहा ना पेमेंट के टाइम पे, अगर लिखने से मना कर दे तो उसके साथ कभी डील मत करना, क्योंकि वो आदमी अपने वर्ड्स पे ही नहीं है। आज वो जो बोल रहा है वो लिख के नहीं दे सकता, कल तो साफ पलटेगा वो। इसलिए कई सेल्स प्रमोशन कंपनीज हैं वो रिटर्न में नहीं देते, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स आके कई तरह के कमिटमेंट कर जाते हैं। नहीं करना सर, मना कर दो, आपका पैसा है, फालतू में कंज्यूमर कोर्ट में घूमते रहोगे। साफ मना कर दो, सॉरी। अगर आप लिखित में लिख के नहीं दे सकते तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ क्या है? आपकी हम कैसे आप पे बिलीव कर सकते हैं? कल तो आप बोलो कुछ भी बोल के चले गए, बोलने में तो क्या है, ओरल में तो क्या है, ओरल एविडेंस आप कोर्ट में कैसे प्रूफ करोगे इजीली? रिटर्न में तो सामने वाले को पता रहता है लिख के दिया है मैंने। अच्छा, वैसे एक चीज मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी आपने एक एविडेंस की बात बोली, वैसे ये इस लीग से हटके, रियल एस्टेट की चीज से हटके, कई बार व्हाट्सएप चैट होती है, मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं,
मेल तो चूंकि एक एविडेंस है, बट ये भी क्या इनकी भी कुछ ऑथेंटिसिटी है? यस यस, अगर एक व्हाट्सएप मैसेज है, सोशल मीडिया चैट है, इसकी भी एक ऑथेंटिसिटी है, डेफिनेटली है। लीगली हाँ, मतलब लीगली है, लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या रहती है कि हमने अगर व्हाट्सएप चैट मैंने आपसे करी, हाँ। अब आप उसको कोर्ट में जाके प्रूफ कर सकते हो, बट जनरली लोग करते क्या, व्हाट्सएप चैट करने के बाद प्रूफ बनाने के बाद फोन को फॉर्मेट कर देंगे, घुमा देंगे। वो गलती कभी नहीं करनी, कोर्ट में आपको सोर्स तो बताना पड़ेगा ना। आज व्हाट्सएप के चैट में मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बट अगर मैं सोर्स को मैनिपुलेट कभी नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आपने व्हाट्सएप से किसी से चैट करी है, वो प्रूफ आपने कोर्ट में पेश करा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, तो या तो उस फोन को अलग करके प्रिजर्व कर दीजिए या संभाल के रखिए। तो अगर वो फोन घूम गया या वो चैट डिलीट हो गई तो वो सब खत्म हो गया, चैट रिस्टोर कर दी, सब खत्म हो गया। आपको चैट रीस्टोर के लिए मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सर आप कुछ भी करो उस फोन पे, या तो अलग कर दो, अगर लगता है इंपॉर्टेंट एविडेंस है तो उस फोन का उस चैट को बिल्कुल अलग कर दो, जब तक 65B का सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश नहीं हो जाता और ये आपका जो एविडेंस है वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता। तो बाद में काफी इश्यूज क्रिएट होते हैं। मैनिपुलेशन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कितना इजीली हो सकता है डिजिटली। आज मैंने आपका नाम, आप देखिए व्हाट्सएप अपन चैट करते हैं, ठीक है, आपका नाम है अनिल सर, मैंने आपके नाम किसी और का नंबर आपके नाम से सेव कर रखा, आपकी डीपी लगा ली, तो चैट में क्या शो होगा, मैं ही शो होगा, और उससे चैट कर रहा हूँ मैं कुछ भी, और वो स्क्रीनशॉट लेके मैंने पेश कर दूंगा ये, तो उसमें तो आपका दिखेगा नाम ऊपर। बट अब उसकी चेक कैसे होती है, जैसे ही पुलिस कोड बोलती है कि आप फोन सबमिट करिए, फिर एक एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट उसको देखता है, उसके अंदर देखता है कि ये जो नंबर से चैट हुई, इसी नंबर से हुई, नाम मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, आप भी एक 65B का सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है फर्जी नहीं, मैनिपुलेटेड नहीं है। ओके, इसलिए फोन को प्रिजर्व रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक आइडिया में एक अच्छी चीज आपको बताता हूँ, एक चीज आप और क्या कर सकते हो, एक हाथ में आप फोन लो अपना, दूसरे हाथ में कैमरा ऑन करो और उस चैट को खोल के ना ऊपर से किसका नंबर है सब कुछ उसकी एक वीडियो बना लो। ये भी आपको एक अच्छा एज देगा, बट ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि फोन को डिवाइस, जो भी डिवाइस है उसको प्रिजर्व करके ही चलो। ठीक है, अच्छा हम रियल एस्टेट वाले टॉपिक पे आते हैं वापस। तो थोड़ा सा मैंने बीच में पूछ लिया था, वेबसाइट्स के लिए क्या टर्म्स कंडीशंस होनी चाहिए? सर देखो, जनरली हर बिजनेस को आज के टाइम में वेबसाइट चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कुकीज पॉलिसी होती है। आज वेबसाइट में हम क्या सर्विसेज बेच रहे हैं, क्या डेटा ले रहे हैं यूजर का, सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। हम लेट्स सपोज कोई गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, तो हमें कस्टमर को बताना है कि हमारी पॉलिसी क्या है, आप कितना प्राइस पे उसको पे करोगे एंड कहाँ हम उसको रिफंड ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इन सब चीजों को आपको बताना है वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। दूसरा आता है प्राइवेसी पॉलिसी। यूजर आपके, कोई आदमी आपके घर पे आता है तो आपको पता रहता है कि कौन है। जैसे ही यूजर कोई वेबसाइट पे आता है तो आप वेबसाइट को मालूम चल जाता है कौन है, वेबसाइट का डेटा लेना चालू कर देती है। तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर बताना है कि हम कौन कौन सा डेटा आपसे लेंगे, डेटा का यूज कैसे करेंगे, डेटा को क्या हम फॉरेन के अंदर किसी और कंपनी को सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्राइवेसी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको जेल में। सर ये पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन जब पढ़ता जब केस होता है, जब कहीं डिस्प्यूट होता है ना, तो वही आता है। चलो ये बात अच्छी बोली। एक दूसरी और मैं पार्टनर्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ, पार्टनर्स में आप इक्विटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो? सर देखो, बेसिकली क्या होता है, जब पार्टनरशिप चालू करते हैं, तू मेरा भाई 50-50, वो क्रैक जैक का आता है ना 50-50, वो फेमस हो गया इंडिया में। 50 तेरा 50 मेरा, भले 90% काम मैं कर रहा हूँ, वो हम उस समय नहीं देखते। जब बिजनेस चालू होता है 1 साल बाद 2 साल बाद ध्यान आता है यार 90% काम तो मैं कर रहा हूँ, सेल्स मेरी, लीगल मेरा, मार्केटिंग मेरी, प्रोडक्शन मेरा, ये खाली गल्ले पे बैठ रहा है, इसको मैं 50% देना पड़ रहा है। उस समय लगता है यार ये फैक्ट है। ये चीज मैंने भी एक जगह फेस करी थी एक पार्टनरशिप में, जहां सारे एक्सपेंसेस मेरे थे, ऑफिस से लेकर A to Z लाखों रुपए के, लेकिन पार्टनरशिप में क्लियर कट उनको 50% चाहिए था। उस समय वर्बली कुछ डिसाइड हुआ था, लेकिन एक्सपेंसेस कट गए और बाद में नोटबंदी का टाइम आ गया। नोटबंदी के टाइम में कुछ 6 महीने 4 महीने सब कुछ डिस्टर्ब रहा, एक्सपेंसेस तो मेरे चलते रहे, लेकिन उसका पार्टनरशिप अपनी जगह था, उसमें उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी। तो ये चीज होती है। इसलिए कभी भी आप कुछ करें तो साथ में टर्म्स कंडीशंस को बहुत ज्यादा, कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो टर्म्स कंडीशंस को बहुत ज्यादा क्लियर रखें, और इनफैक्ट आप पार्टनरशिप से ज्यादा प्रेफर करें जेवी को। इसके बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, जॉइंट वेंचर के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और उसमें कैसे पार्टनरशिप से बेटर है, ये थोड़ा सा। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, भले सामने वाला काम करे नहीं करे, वो लॉस और प्रॉफिट का हकदार हो जाता है। अब जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर में एक पार्टनरशिप नहीं होती है, 2 वेंचर आपस में आके जॉइंटली एक वर्क करते हैं। वो अपनी अलग अलग आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, बट आप कहते हो कि मुझे मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल्स करना है, तो आप प्रोडक्शन करोगे, वो सेल्स करेगा। मतलब पार्ट्स आपके डिसाइड हो जाते हैं, पार्ट्स डिसाइड हो जाते हैं। आप एक पार्टनरशिप के अंदर बाइंड नहीं होते। अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग में डिफॉल्ट कर दिया तो वो लायबल नहीं होगा, उसने सेल्स पे कोई डिफॉल्ट कर दिया तो आप लायबल नहीं होंगे, एंड आप वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स किसी और को भी दे सकते हो सेल्स करने के लिए। तो जॉइंट वेंचर ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है इंडिया के अंदर।
इस समय, क्योंकि पार्टनरशिप आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। शुरुआत में सब चीज अच्छी लगती है। देखो पार्टनरशिप हम हमेशा अपने दोस्त से करेंगे, जिससे रिलेशन अच्छे उससे करेंगे, दुश्मन से तो आप करोगे नहीं। जब दुश्मनी होती है, डिस्प्यूट पैदा होता है, तब हमें ध्यान आता है पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट नहीं था, उस समय ये सोचा नहीं था। हाँ, उस समय सब अच्छा लगता है, जब वो उस समय सब अच्छा लगता है। नहीं, खैर ये बार पार्टनरशिप टूटती क्यों है? सर पार्टनरशिप टूटती बहुत सारे रीजन मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में आप किसी कंसल्टेंट की राय नहीं लेते हो, उनसे डिस्कस नहीं करते हो, सोचते समझते नहीं हो आपकी स्किल्स क्या है, सामने वाले की स्किल्स क्या है। आप जनरली मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा कजन है, उसको लेके बना लेते हो। बिजनेस में उसकी भले ही जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने उसको ले लिया। पहले आप देखो कि बिजनेस में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है पार्टनरशिप की, मुझे क्यों पार्टनर चाहिए एंड क्या उस पार्टनर की स्किल्स है। हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट बना रखा है हमारे ऑफिस के अंदर। जब भी हमारे पार्टनरशिप के लिए आता है या पार्टनर्स आते हैं, हम उनसे सबसे पहले फॉर्म भराते हैं। उससे क्या होता है, वो खुद क्लियर होते हैं। कई चीजों में खुद को पता नहीं, क्लियर करते हैं कि ये चीज के लिए आपको पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है, जॉइंट वेंचर रिक्वायर्ड है। उसके बाद सर हम उनको बताते हैं कितने कितना अमाउंट आप दोनों को इन्वेस्ट करना है। कई बार ये भी होता है पार्टनर बोलता है सारा पैसा मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरा भाई है, इससे नहीं करवा रहा है, तो खाली काम करेगा। वही वाली बात है, जिसका धन उसका मन। तो इसलिए हम उनको बताते हैं कि पैसा दोनों का लगवाओ, कितने रेशियो में लगवाओ, एंड जरूरी 50-50% हो। आप 30% 70% भी कर सकते हो। फिर पार्टनरशिप में एक सैलरी लगाओ, हमेशा प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करो हर महीने। एक सैलरी बांधो कि इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा हर महीने, या दिवाली और न्यू ईयर पे ही प्रॉफिट बटेगा। ओके, मतलब आप एक फिक्स अमाउंट हर मंथ उठाते रहें, और अगर आपको प्रॉफिट बांटना है तो आप एक जो आपका बिजनेस ईयर चेंज होता है, इस महीने आपको प्रॉफिट ज्यादा हुआ, आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया, अगले 2 महीने लॉस हो गया, फिर क्या पैसा वापस डालोगे जेब से? तो सही बात। यही लोग गलती करते हैं। साल में 2 बार प्रॉफिट निकालना है, हर महीने सैलरी बांटोगे। सैलरी आपको जॉब के अंदर भी आती है, एंड उससे आपको पता है कि वो फिक्स एक्सपीरियंस इससे चलता रहेगा। हमारा जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो तो कम से रिकरिंग जो है जो अब घर लेना है, कार लेनी, प्रॉफिट से आएंगे। वो तो वो एक टाइम ही लेता है, 2-3 साल में एक बार लेता है आदमी, हर महीने तो लेगा नहीं। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टअप्स तो इंडिया में चलते रहते हैं, आप काफी अच्छे कंसल्टेंट हैं, आप इंडिया में ही नहीं आप बाहर भी अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, इंडिया के बाहर अब्रोड भी, और इंडिया में भी दे रहे हैं। लेकिन इंडिया में अब नए लोग हैं, कई एजुकेशन पूरी कर रहे हैं, कई आगे नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ये गाइडेंस रहेगी तो उनको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आप उसके बारे में। तो आपको अपने नाम का ट्रेडमार्क सर्च कराना है जो आपके बिजनेस का नेम है। उसके बाद आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है। अब उसकी जरूरत क्यों रहती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की? जनरली क्या होता है, जब हम बिजनेस चालू करते हैं, एक नाम को लेके चालू कर देते हैं। जैसे क्लाइंट था, उसने फुगल लेके नाम रख के चालू कर दिया। अब बाद में उसको ध्यान है कि ये ट्रेडमार्क तो गूगल का है, मिलता जुलता है, रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। तो आप सोचिए 6 महीने 8 महीने 10 महीने आपने उसका वर्क कर लिया ट्रेडमार्क का, उसके नाम को ब्रांडिंग कर दिया आपने, और 10 महीने बाद मालूम पड़ा ट्रेडमार्क तो किसी काम का ही नहीं था, किसी और कंपनी के पास था, या मुझे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ट्रेडमार्क को लेने के लिए। तो ये कैसे पता पड़े? एक सेकंड आपकी बात काट। ट्रेडमार्क सर्च होता है, किसी अटॉर्नी के पास जाइए, कंसल्टेंट के पास जाइए। कोई वेबसाइट है? सर वेबसाइट एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, तो इजीली आप है ना सर्च कर नहीं पाओगे। मतलब ये एक मैं आपको चीज बताता हूँ, एक आदमी था, उसको गड्ढा खोदना था, वो एक ठेकेदार के पास गया, उसने बोला सर इसके गड्ढा खोदने के 2000 रुपए लगेंगे। उसने बोलेगा यार इतना छोटा सा काम है, 3-4 घंटे का काम है, तो पागल बना रहा है, 2000 रुपए ले रहा है। तो उसने बोला सर एक काम करता हूँ, मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ, 100 रुपए में गड्ढा खुद ही खोद लो। उसने बोला ये आइडिया अच्छा 100 रुपए मिल जाएगा। तो गड्ढे के पास लोकेशन पे गए, और फिर ठेकेदार बोलता रहा हाँ गड्ढा खोदने के लिए आपको कुल्हाड़ी लेके आनी है, फावड़ा लेके आना, ये चीज लेके आनी है। मालूम पड़ा उसका 5000 का खर्चा निकल गया। तो पहले इसलिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, पूरी टीम बनी हुई है। हम ऐसा नहीं कि 10 साल से काम कर रहे हैं, तो टाइम से हम इस चीज में जुड़े हुए हैं। अब उसमें फायदा क्या रहता है, जिससे एक्सपर्ट आदमी का आप ढूंढते हो ना, आज सर आप मुझे चीज बताओ, आज मुझे अगर फ्लैट लेना होगा, प्रॉपर्टी लेनी होगी, तो क्या मैं खुद ही शहर में अपने स्टेटस डाल दूंगा कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी, इस लोकेशन खुद पहुंच जाऊंगा, या मैं आपके पास क्यों आता हूँ, मुझे ये चीज बताओ प्रॉपर्टी लेने के लिए? तभी हमें डिस्कशन होता है। जैसे हम पिछले महीने वैशाली में ऑफिस ढूंढ रहा था मैं, आपको ध्यान हो तो पंचल में अपन एक प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो मैं आपके पास क्यों आया उस चीज के लिए? ऑब्वियसली क्योंकि जो बेटर सर्विसेज हम दे सकते हैं, जो हमें पता है, वो जिस चीज के लिए हम लोग एक्सपर्टाइज है, वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो तो हम भी जाते हैं। टेक्निकल जो चीज हम समझते हैं वो आप कभी नहीं समझ सकते। ऑब्वियसली सर, आप इसके इंडस्ट्री के अंदर 20 साल से हैं, मुझे तो खाली रिक्वायरमेंट देनी है सर, अनिल सर मुझे इतने तक प्लॉट चाहिए, इतना साइज होना चाहिए, इतना पे करने को रेडी हो, और इतना रोड साइज चाहिए। आपको पता है कि इस जगह पे ये प्लॉट अवेलेबल है, आप मुझे जाके दिला दोगे, और वो आपकी हेडेक है ना सर। अब आपको लोकेशन पता, सब कुछ आपको पता, मैं हेडेक क्यों लूं? सच बात है। खैर एनीवे, फिर इसके आगे बता रहे थे कि अब भी कि अब सपोज आपने कंपनी का नाम लिया, कंपनी के नाम को आपने ट्रेडमार्क ले लिया, नाम चेक करा लिया, रजिस्टर करवा लिया, देन आफ्टर उसके बाद आप देखिए आपको कौन से मॉडल में जाना है।
कि आपको पार्टनरशिप में जाना है, प्रोप्राइटरशिप में जाना है, LLP बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करिए। अब आप किसी कंसल्टेंट से पूछिए, क्योंकि हर कंपनी की कॉस्टिंग अलग अलग आती है। प्राइवेट लिमिटेड का प्राइस अलग है, LLP का प्राइस अलग है, प्रोप्राइटर का प्राइस अलग है, पार्टनरशिप का प्राइस अलग है। तो कौन सा मॉडल मेरे लिए बेस्ट रहेगा? अगर बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है तो प्राइवेट लिमिटेड करो, ऑनलाइन वेंचर है तो प्राइवेट लिमिटेड करो, छोटा बिजनेस है तो प्रोप्राइटरशिप में जाओ, 2 जने चाहिए तो पार्टनरशिप फर्म बना लो। उसमें भी 2 चीज होती है, रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म, उसके भी फायदे नुकसान होते हैं। तो ये चीज आपको उनसे पूछनी है। जिससे थोड़ा हिंट दीजिए, क्या नुकसान हो फायदे होते हैं? बता रहा हूँ, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आप किसी को स्यू नहीं कर सकते उस नाम से। अगर वो रजिस्टर्ड है, उसके ऑब्वियसली चार्जेस लगते हैं 5000 रुपीज के अराउंड, तो आप किसी को स्यू कर सकते हो पार्टनरशिप फर्म के नाम से। एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट इशू होता है। बट जनरली हम एडवाइस नहीं करते क्लाइंट को पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड कराने का, क्योंकि आप 7-8 हजार 9 हजार रुपए पे खर्च कर ही रहे हो, तो 12-13 हजार में तो LLP बन जाती है आपकी। जो एमसी की वेबसाइट से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी। नहीं, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अच्छा, मैं एक बार ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पहले आप भवप्रीत जी का एक वीडियो जिसमें वो गाइड कर रहे हैं कंपनीज के बारे में, कृपया वो चलाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जब ट्रेडमार्क कराया होगा तब आपको शायद पता नहीं होगा कि ट्रेडमार्क के भी टाइप्स होते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं ट्रेडमार्क के। जो टाइप्स इंडिया के अंदर है वही मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडमार्क, वर्डमार्क। अब ये होता क्या है? जनरली जिस नाम के साथ हम ट्रेड करते हैं या जिस नाम से हम सर्विस देते हैं उसको सर्विस मार्क बोलते हैं, और जिस नाम से हम ट्रेड करते हैं मतलब गुड्स का ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। अब इसके अंदर भी एक चीज़ आती है, वो आता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क क्या होता है? वर्ड मार्क आपका राइट क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर। जैसे मैंने मेरी कंपनी का सोनी विजन का वर्ड मार्क फाइल कर रखा है। बहुत सारी कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, अमेजॉन, बड़ी बड़ी कंपनीज से लेकर छोटी कंपनीज भी आजकल वर्ड मार्क फाइल कर रही है अपने ट्रेडमार्क का। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कंपनी को सेल करते हो, IPR सेल करते हो, तब डिवाइस मार्क की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी मार्क एक वर्ड मार्क की होती है। तो वर्ड मार्क फाइल करना बहुत जरूरी है आपके ट्रेडमार्क का। अगर आपको फ्यूचर में उसको सेल करना है, एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए। हाईएस्ट लेवल जो कहा जाता है ट्रेडमार्क में वो होता है वर्ड मार्क। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। फिर आता है कलेक्टिव मार्क। अब ये क्या होता है? देखो, आज मेरी कंपनी है, मैं उसके नीचे 100 कंपनियां खोल देता हूँ, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो मेरी मेन कंपनी है उनके नाम के साथ एसोसिएटेड करना है। जैसे रिलायंस जियो, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, वो अपना मेन नाम रिलायंस को तो ट्रेडमार्क लेके बैठे ही हैं। जो नया नाम लेके आते हैं रिलायंस जियो मार्ट, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, उसको साथ साथ अपने मेन नाम के साथ जोड़ते जाते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव मार्क। जैसे टाटा भी करता है, टाटा पावर। फिर आता है सर्टिफिकेशन मार्क। देखो, ये अलग टाइप का मार्क होता है। ट्रेडमार्क तो क्या हमें ट्रेड करने की प्रोटेक्शन देता है। सर्टिफिकेशन मार्क क्या बोलता है? हम सर्टिफाई करते हैं अपने मार्क को इस पर्टिकुलर मार्क से कि ये मार्क इस क्वालिटी का है, इस सर्विस का है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन मार्क। फिर आता है शेप मार्क। अब ये शेप मार्क क्या होता है? किटकैट की आपने वो देखी होगी ब्रिक्स, उसको बोलते हैं शेप। वो उसका एक शेप बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है। शेप मार्क के अंदर जनरली कोका कोला की आपने बॉटल देखी होंगी, तो वो भी अपने बॉटल का शेप मार्क रजिस्टर्ड कराते हैं। तो शेप मार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने पैराशूट की बॉटल देखी है? आपको पता है जब पैराशूट की कंपनी चालू हुई थी तब उनको बहुत सक्सेस मिली। अब अल्टीमेटली हुआ क्या? मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन आया, सबने सेम बॉटल कॉपी करके निकालना चालू कर दिया। कंपनी वालों ने क्या करा? बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बॉटल के ऊपर ड्रॉप्स के एक थप्पे बना दिए उन्होंने। उसको बनाने की कॉस्टिंग बहुत हैवी पड़ती है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन था, तो उसका उन्होंने शेप मार्क रजिस्टर्ड करा लिया, जिससे उनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल गई। तो ये इसका फ़ायदा रहता है। फिर आता है डिवाइस और लोगो मार्क। अब ये क्या होता है? ये बहुत जनरल कॉमन चीज़ है, इसी के अंदर हम लोग आपका ट्रेडमार्क फाइल कर देते हैं कई बार कुछ लोग। अब डिवाइस एंड लोगो मार्क होता क्या है? जो आपका लोगो है, जो आपका डिवाइस है, लेट सपोज हम आपका कोई भी लोगो है, जैसे मैकडोनल्ड्स का लोगो है, डोमिनोज का लोगो है, पिज्जा हट का लोगो है, जनरली आप लोग उसको लोगो मार्क बोलते हो, हम लोग उसको डिवाइस मार्क बोलते हैं। सिर्फ बेसिकली इतना अंतर है, जो आपका लोगो मार्क है वो डिवाइस मार्क कहलाता है लीगल टर्म्स के अंदर। फिर आता है पैटर्न मार्क। देखो, जो ये पैटर्न मार्क होता है वो इतना इजीली नहीं मिलता है किसी भी ब्रांड को। जैसे एडिडास है, एडिडास की आपने 3 लाइनें देखी होंगी, वो उनका एक पैटर्न है। कोई भी अगर वो पैटर्न देखेगा किसी भी शर्ट पे, ट्राउजर पे, तो समझ जाएगा ये ब्रांड एडिडास को बिलोंग करती है। बट पैटर्न मार्क लेने के लिए आपको बहुत लंबा यूज़ दिखाना पड़ता है। आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ, पब्लिक पहचानती है कि इस पैटर्न को सिर्फ यही ब्रांड यूज़ करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क होता है। अगर आपके पास प्रूफ अच्छा है, आपने बहुत अच्छा मार्केट करा है अपने ब्रांड को, एंड आप एक प्रूफ कर सकते हो कि हाँ ये पैटर्न मेरा है, तो ये मार्क आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। फिर आता है साउंड मार्क।
ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क होता है। अब साउंड मार्क होता क्या है, देखिए नोकिया का फ़ोन सबने चलाया होगा, वो 2 हैंड जब हाथ मिलाते थे ना, एक वॉइस आती थी वहाँ पे, उसको साउंड बोलते हैं, साउंड मार्क। ये 4 से 5 सेकंड 10 सेकंड तक का होता है। एंड एक आपने विंडोज़ का अपने जब XP चलाया होगा, PC बहुत पुराना, 10 साल पुराना, तो वहाँ पे भी एक साउंड आती थी PC ऑन करते समय, तो ये साउंड मार्क होते हैं। इनको रजिस्टर्ड कराया जाता है जिससे पर्टिकुलर साउंड एक आदमी के माइंड में रजिस्टर्ड करी जा सके और वो साउंड कोई चोरी ना कर सके। फिर हम बात करेंगे मोशन मार्क की। मोशन मार्क के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है। जनरली मोशन मार्क होता क्या है, वही जब नोकिया के 2 हाथ हैंड्स मिलाते थे, वो एक मोशन क्रिएट कर रहे हैं। विंडोज XP वो एक मोशन क्रिएट कर रहा है, तो जहाँ पे इमेजेस का मोशन आता है, GIF जिसको हम बोलते हैं, इंडिया में पहले बहुत कम मोशन मार्क फाइल होते थे। इस समय मोशन मार्क बहुत ज़्यादा फाइल होना चालू हो गए। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो। फिर आता है कलर मार्क। अब ये क्या होता है, लेट सपोज जो मेरा लोगो है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैं कलर मार्क भी फाइल कर सकता हूँ कि मेरा लोगो है, इसके अंदर 10 तरह के कलर है, उसका ये कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन को चोरी ना कर ले, तो उसको हम कलर मार्क बोलते हैं। कलर का कॉम्बिनेशन का हमने ट्रेडमार्क ले लिया। तो ये 9 तरह के ट्रेडमार्क्स होते हैं जो इंडिया के अंदर आप फाइल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपके मार्क्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है नीचे कमेंट करो, हम उसका आपको आंसर करेंगे। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने वीडियो देखा, निश्चित तौर से आपको पसंद आया होगा। बॉबप्रीत जी की जो कंपनी है उसका नाम है सोनीज विजन, और आप काफी टाइम से लोगों को इस चीज में कंसल्टेंसी दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं बॉबप्रीत जी एक चीज जो बहुत एक मेजर चीज जो रह गई थी, एक सबसे बड़ी शिकायत होती है कोई भी कंपनी, जैसे हम लोग भी अपनी कंपनी चलाते हैं, वेबसाइट्स कॉपी हो जाती हैं और चोरी हो जाती हैं, मतलब उनका पूरा कंटेंट सब कुछ, उसको कैसे रोका जाए? देखो, वेबसाइट के अंदर 2 चीजें होती है। एक होती है कोडिंग। कोडिंग आम आदमी नहीं देख सकता, सिर्फ एक कोडर देख सकता है। और दूसरी चीज होती है वेबसाइट का डिजाइन। अब जनरली आपको 2 कॉपीराइट फाइल करने पड़ेंगे उसके लिए। पहला तो कोड के लिए, उससे होगा कि अगर वेबसाइट का कोड कोई चोरी करता है तो आप सामने वाले को लीगल नोटिस भेज सकते हो। नहीं, कई सारे वर्डप्रेस से बनती है, उसमें कैसे होगा? सर कोडिंग तो होती नहीं है उसमें। सर वर्डप्रेस पे भी कोडिंग होती है एक्चुअली। Okay. काफी लोगों को पता नहीं होता। वेबसाइट हर सॉफ्टवेयर के पीछे कोड होता है, वो हमें जनरली दिखता नहीं है। Okay. और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जनरली आपका कोडर आपके साथ क्या करता है, जब वो आपके लिए वेबसाइट बनाता है ना, तब वो किसी और का कोड आपकी वेबसाइट पर कॉपी मार देता है, क्योंकि कोड बनाना बहुत लेंथी काम होता है और उसके कोड के पास उसका खुद के पास भी कॉपीराइट नहीं होता है। फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद या 2 साल बाद आपको एक लीगल नोटिस आता है कि आपने हमारी वेबसाइट का कोड चोरी कर लिया है, एंड आपको जबकि पता ही नहीं है कि वो कोड चोरी हो चुका है किसी और को। आपको कोडिंग पता ही नहीं। आप तो जनरली वेबसाइट का फ्रंट पेज देखते हो जहाँ पे आप इंटरेक्शन करते हो, उसके पीछे कोड होता है जो इंजीनियर्स कोड करते हैं बैठ के, उसको वो लोग चिपका जाते हैं किसी और का आपकी वेबसाइट के ऊपर। वो कैसे पता पड़े कि हमारा चोरी हो गया सर है? ऐसे आप मालूम नहीं कर सकते, कोई आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने टेक्निकल होते नहीं है। और उसका एक ही उपाय है कि आप पहली चीज तो जो आपका डिजिटल वेबसाइट डेवलपर है उससे एग्रीमेंट करो कि ये जो कोड बनाया है उसका कॉपीराइट आपका है ना। और दूसरी चीज, उस कॉपीराइट को रजिस्टर्ड करा लो। आज जैसे मकान को हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट तो अथॉरिटी तो है ना कि भाई हम इस मकान के ऑथराइज। ये रजिस्टर भी आप ही लोग करते हैं? हाँ, हम लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन आप ही लोग करते हैं? सारा काम हम करा के देते हैं क्लाइंट के लिए, उनको कंसल्ट भी करते हैं, टोटली पूरी हेल्प करते हैं विद रजिस्ट्रेशंस। निश्चित तौर से, क्योंकि फ्यूचर में जो आपका एड्रेस होगा, आपके घर का एड्रेस नहीं होगा, वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस ही आपका एड्रेस हुआ करेगा। और इनफैक्ट अभी भी ऐसा ही है, चाहे आप जोमेटो, स्विगी से लेकर आप कास्ट24 है या कोई सी भी आप इस टाइप की कोई भी कंपनीज आप देखेंगे, तो सभी में आजकल वेबसाइट से ही काम होता है। ऑनलाइन का जमाना है, इसलिए आपका जो नया पता होता है वो आपका जो .com या .in जो भी है आपका वेबसाइट है, वही आपका वर्चुअल पता होता है। अच्छा, आपका मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आपके फादर श्री प्रीतम सिंह जी सोनी एडीजे रह चुके हैं, इसके अलावा काफी फेमस वकील हैं। सो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही आपको विरासत में एडवोकेट और ये जो वकालत है आपको विरासत में मिली है। आपके एक बार घर का आप पता बता दीजिए, ऑफिस का एड्रेस आप बता दीजिए, जहां से आप कोई व्यक्तिगत संपर्क करना चाहे आपके नंबर के अलावा, तो वो आपसे मिल सके। हमारे इस समय 2 ऑफिस है। एक तो हमारा सिटी ऑफिस है नगरे के ऊपर, जहाँ पे आप इवनिंग में सेटिंग करते हैं, वहाँ पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑफिस हमारा धोलापटा के अंदर है, वो हमारा हेड ऑफिस है एंड बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे हम पूरा वर्क करते हैं। तो उसका एड्रेस है A6 धोलापटा अजमेर नियर भगत का। इसी के साथ ही मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो हम आपको सेवाएं सिविल लाइन से दे रहे थे ajmerproperty.com की, अब हम लोग अपना ऑफिस बहुत ही जल्दी, शायद 5 या 7 दिन में, मानसिंह होटल वैशाली नगर मेन रोड पर
शिफ्ट कर रहे हैं। मानसिंह होटल के बिल्कुल नजदीक में तपस्वी भवन के पास में हम लोग अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। सो आप हम लोगों से भी कोई ajmerproperty.com में हम लोगों से भी कोई सलाह लेना चाहे, संपर्क करना चाहे तो आप निश्चित तौर पर या तो कॉल करके और नहीं तो हमारे ऑफिस आकर सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारा ऑफिस खुलता है। आप आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मानसिंह होटल के पास वैशाली नगर अजमेर में ajmerproperty.com का ऑफिस खुलने जा रहा है। और बबरीत जी, आपने आज बहुत ही टेक्निकल चीजें बताई और जिन्हें नहीं जानकारी निश्चित तौर से उनके लिए काफी उपयोगी होंगी। और आज के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, आपने मुझे शो के अंदर इनवाइट करा। थैंक यू। और बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उनको जिस तरीके से देखरेख कर कर इस शहर में एक नई मिसाल कायम की है, निश्चित रूप से पवित्र जी आपका काम करने का जो तरीका है, जो बच्चों के आगे बढ़ने का तरीका है, निश्चित रूप से आप इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। 1000 गज का या 2000 गज का बंगला बना सकता है, उसमें 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना सकता है, लेकिन मेंटेन करना उसके लिए भारी पड़ता है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उसके लिए पूरा पूल भरना और उसको खाली करना या उसके फिल्टर प्लांट्स चलाना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल। छोटा स्टोर करना होगा, छोटा गार्डन करना होगा, एक बाहर डिसइंफेक्टेड एरिया बनाना होगा, क्योंकि ये कोविड खत्म नहीं होगा। एक डिसइंफेक्टेड एरिया घर में एंट्रेंस पर, एक बड़ा ड्राइंग रूम ताकि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, और बैक में कहीं भी जहां शांति से आप एक अपना छोटा सा वर्क एट होम के लिए ऑफिस बना सके। तो आप किसी भी परिस्थिति के अंदर 42B लागू होने के बाद कोई स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति SC/ST की एग्रीकल्चर लैंड को खरीद ही नहीं सकता है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे वो नीलामी के माध्यम से हो, चाहे वो निश्चित रूप से माध्यम से हो। ये आपको ध्यान रखना होगा कि SC/ST में आप किसी भी कंडीशन में देखिए, जहाँ पर उसने बैंक से स्टेट नीलामी में खरीदा तभी वो उसका मालिक न बन पाया, तो ऐसी कोई जिसका लैंड यूज खेती का हो, एग्रीकल्चर हो और SC/ST लैंड है, तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं खरीद सकते। देखिए बायलॉज के हिसाब से ही बनाए, प्रॉपर सेटबैक छोड़े, एक ढंग का आर्किटेक्ट हायर करें, ढंग का बिल्डर या कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देवें, और सारी टर्म्स कंडीशंस पहले ही एग्रीमेंट कर लें। किसी रोड के अंदर में नहीं आ रही है ये संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित हो, इस तरह से पूरी संपत्ति में क्लियरिटी, जो टाइटल क्लियर है वो देखना पड़ता है कि खातेदारी गैर खातेदारी भूमि है, इन सबको देखते कि जब फाइल जमा होती है 98 की, जब आईटीआर रिटर्न प्रॉपर नहीं होती या भरी हुई नहीं होती या डिसकंटिन्यूड होती है कि एक रिटर्न भरी फिर अगले साल हमने नहीं भरी और फिर हमने एक भर दी, तो बीच में गैप होता है, तो कई बैंक्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं, या उनकी सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके कोई पुराने लोन्स है वो खराब, सिविल में भी पुराने लोन्स दिख रहे हैं वो खराब है, या प्रॉपर्टी पेपर का कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, जो आप नई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट मिल जाता है, एज फैक्टर और अनेक कई प्रकार है, वो कई रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपका जो हाउसिंग लोन है वो रिजेक्ट होता है। बट क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढूंगा, या उसका एक सर्टेन जो कि काम उस टाइम 4 आने में हो सकता था या 20 पैसे में हो सकता था, अब वो करने के बाद में काम कैपिटाइज मतलब आपका एक चीज तो कहना मानना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ कराएं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसकी एक तो लैंड की स्ट्रेंथ चेक कर लें। क्योंकि पॉइंट ये हो गया कि जितनी भी और साइट्स थी वो कंस्ट्रक्शन उनका साल भर के लिए डिले हो गया, तो ये एक बहुत चिंता का मैटर है। और जिनका इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लोग को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सब खास रिलैक्सेशन नहीं है, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर है कि उनको टाइम पर यूनिट भी नहीं दे पाए, और जो उनका पैसा लगा हुआ है तो वो भी ब्लॉक हो गया। जो NH8 है वो बहुत लकी रहा है हर तरीके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दिल्ली से NH8 स्टार्ट होता है तो गुड़गांव बनस्पत NCR के दूसरे एरियाज हैं, फैजाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, उनके मुकाबले गुड़गांव ज्यादा डेवलप हुआ है, NH8 पर है। और सेम यही स्थिति आज अगर आप जयपुर से जब सिटी एरिया से बाहर निकलना लोग शुरू हुए तो तब वैशाली नगर में लोग कहते थे कि वहाँ क्या बसेगा, बट आज की डेट में अगर आप वैशाली में चले जाए तो लाख रुपया गज में सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट है, और कमर्शियल तो आप भूल ही जाए कि अब आपको कुछ मिलेगा।